साइको एक्सप्रेस में आपका स्वागत है अनुराग सर के साथ। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं 54 नंबर पे। तो 54 नंबर पे क्या है कि ठंडी गर्म वस्तु, हल्की भारी व रंगों में अंतर बालक किस मानसिक आयु में करता है? तो किस मानसिक आयु में करता है? 5 वर्ष की मानसिक आयु में करने लगता है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में बालक के अंदर क्या होता है? भय, क्रोध, स्नेह, यानी ये 3 क्या होते हैं? मूल संवेग एक बालक के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? भय, क्रोध और स्नेह। फिर आपका आता है अगला स्टेटमेंट कि बोलना एक प्रकार का क्या है? व्यवहार है, जो कि बालक की दुनिया को बनाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इस परिभाषा को किसने कहा था? वाल्ड्रिक महोदय ने कहा था। ठीक, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें क्या करती हैं? हमारा निर्माण करती हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ड्राइडन महोदय ने कहा था कि पहले हम क्या करते हैं? अपनी आदत बनाते हैं, फिर वही हमारी आदतें हमारा क्या करती हैं? भविष्य निर्माण करती हैं। फिर आपका आता है काम प्रवृत्ति का क्या? सुषुप्त हो जाना, यानी काम प्रवृत्ति क्या होती है? इस अवस्था में क्या होती है? सुप्त हो जाती है। तो किस अवस्था में सुप्त होती है काम प्रवृत्ति? बाल्यावस्था में सुप्त होती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में होती है। फिर आपका आता है समय, दिन, दिनांक, नाप तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि संबंधी बातें बालक किस मानसिक आयु में करता है? तो किस मानसिक आयु में करता है? आपका 9 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या करता है? समय, दिन, दिनांक, माप तौल, गणना आदि से संबंधित जानकारी क्या करता है? रखने लगता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि बालक क्या करता है, कि बालक के अंदर क्या होता है? अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है आपका कि चिंतन, जिज्ञासा, तर्क, निरीक्षण शक्तियों का विकास क्या बालक के अंदर किस मानसिक आयु में होता है? तो किस मानसिक आयु में होता है? 11 वर्ष की मानसिक आयु में बालक के अंदर क्या होता है? चिंतन, तर्क, जिज्ञासा की बातें आने लगती हैं। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट डाल्टन बेसिक ह्यूरिस्टिक विधि से किस अवस्था के बच्चे को पढ़ाया जाना है? तो बाल्यावस्था के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो प्रोजेक्ट डाल्टन और बेसिक या ह्यूरिस्टिक विधि से क्या करना है? शिक्षा देना है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनले हॉल है। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल महोदय ने लिखी थी। और किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इन्हीं महोदय को माना जाता है। किन महोदय को? स्टैनले हॉल महोदय को। ठीक, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का समय है, किसने कहा था? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। इसे हम 14 फरवरी के नाम से भी क्या करते हैं? बताते हैं बच्चों को कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के नाजुक विकास का समय है। किसने कहा था? वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की क्या है? अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की क्या है? अवस्था है। तो इसको किसने कहा था? स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था। ठीक, किशोरावस्था जीवन का सबसे क्या है? कठिन काल है। किसने कहा था? तो किलपैट्रिक महोदय ने बताया था कि जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो क्या होता है? किलपैट्रिक ने कहा था जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो क्या होता है? आपका किशोरावस्था होता है। विषमलिंगी भावना बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था का जो बालक होता है उसके अंदर कैसी भावना होती है? विषमलिंगी भावना होती है। अभी यही समलिंगी भावना था, तो समलिंगी भावना किस अवस्था में थी? आपकी बाल्यावस्था में थी। समलिंगी भावना जो थी आपकी कहाँ थी? बाल्यावस्था में थी बालक के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में बालक के अंदर समायोजन का क्या होता है? अभाव होता है। दिवा स्वप्न की अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था होती है। बालक क्या होता है? जीवन में सपने देखता है, जिसे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न की अवस्था कहते हैं। फिर अगला आता है आपका कि आदर्श निर्माण व वीर पूंजा की भावना बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती है? तो आदर्श निर्माण व वीर पूंजा की भावना बालक के अंदर क्या होती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। वो किसी को अपना आदर्श मान लेता है और उसके बताए हुए रास्तों पर क्या करता है? चलने की कोशिश करता है। जैसे विवेकानंद, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन लोगों के बताए हुए मार्गों पर वो क्या करता है? चलने की कोशिश करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श निर्माण व वीर पूंजा की भावना कहते हैं। अब अगला स्टेटमेंट है आपका कि वय संधि या टीन एज ऑफ ब्यूटी की अवस्था किस अवस्था को बताया गया है? किशोरावस्था को बताया गया है कि अवस्था कैसी होती है? एज ऑफ ब्यूटी होती है। वय संधिकाल यानी आपका बाल्यावस्था समाप्त होता है और किशोरावस्था प्रारंभ होती है। इस वजह से इसे हम वयसंधि
काल कहते हैं। फिर अगला आता है कि आपका कि अप्रसन्नता की अवस्था, यानी अप्रसन्नता की अवस्था किस अवस्था को बताया गया है, किशोरावस्था को बताया गया है। बालक क्या होता है, इस अवस्था में अप्रसन्न रहता है। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, स्वतंत्रता और विद्रोह के भावना की अवस्था, यानी स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था को जो बालक होता है वो क्या होता है, स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता चाहने के लिए क्या करता है, विद्रोह करता है। फिर आपका आता है अस्मिता के विकास की अवस्था। अस्मिता के विकास की अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था होती है, यानी उसके अंदर क्या होता है, अस्मिता की भावना आ जाती है, अपनी इज्जत बेइज्जती को क्या करता है, महसूस करने लगता है, जबकि ये भावना बालक के अंदर आपके बाल्यावस्था में नहीं थी। फिर आपका आता है स्वयं के समूह का सक्रिय सदस्य। बालक किस अवस्था में बनता है, क्वेश्चन बनता है कि स्वयं के सक्रिय सदस्य, स्वयं के समूह का जो सक्रिय सदस्य बालक किस अवस्था में बनेगा, तो किस अवस्था में, किशोरावस्था में बनेगा। बसंत ऋतु की आयु किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। जो किशोरावस्था का बालक होता है यानी बसंत ऋतु की आयु होता है। जिस प्रकार बसंत में नए नए कोपल पौधे में उगते हैं, उसी प्रकार किशोरावस्था में बालक के अंदर क्या होता है, नए नए संवेगों का क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद आपका आता है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की भावना बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था के बालक के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक काम भावना पाई जाती है। फिर आपका आता है सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज। गोल्डन एज इस अवस्था को किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वयस्क अवस्था की दहलीज की अवस्था किस अवस्था को माना गया है, किशोरावस्था को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वयस्क अवस्था की दहलीज किस अवस्था को माना गया है, तो किशोरावस्था को माना गया है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसका घर होता है, यानी बच्चे का जो घर होगा उसकी क्या होगी, प्रथम पाठशाला होगी। बालक का जो घर होगा उसकी क्या होगी, प्रथम पाठशाला। फिर अगले पे आते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है। तो इस परिभाषा को किसने दिया था, बीएन झा महोदय ने दिया था। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा था। टर्नर सिंड्रोमों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं उनकी संख्या कितनी, 45 होती है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज बेवकूफता, इनकी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। लिंग गुणसूत्र कितना होता है आपका, 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। उसके बाद आपका आता है कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 के जोड़े में होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 है। अगर पूछा जाए जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 23 के जोड़े में। ठीक है। फिर आपका आता है बीज कोषों या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीजमैन ने दिया था। ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था, चूहे के ऊपर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि हमारे जनन द्रव्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्होंने कम से कम चूहों की 80-85 पीढ़ियों में क्या किया था, पूंछ काट दी थी। उसके बाद भी किसी भी पीढ़ी में कोई ऐसा चूहा नहीं जन्म लिया जिसके पूंछ न रही हो। तो इन्होंने कहा कि हमारे जनन द्रव्य पर कोई प्रभाव बाहरी नहीं पड़ता। फिर आपका आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, तो किसने दिया था, लैमार्क महोदय ने अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था। फिर अगला आता है आपका कि बायोमेट्रिक या जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया था, गाल्टन महोदय ने दिया था अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में। इनकी पुस्तक का नाम था हेरिडिटी जीनियस और ये बायोमेट्रिक या जीव सांख्यिकी सिद्धांत की बात इन्होंने किया था। फिर अगला आता है कि आपका क्या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन महोदय ने दिया था और इन्होंने बताया था कि जो प्राणी जितना योग्य होगा वही यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। फिर अगला है आपका क्या कि जुड़वा बालकों पर अध्ययन किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले क्या किया था, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था। केलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो गोडार्ड महोदय ने सर्वप्रथम क्या किया था, केलिकाक परिवार पर अध्ययन किया था। तो केलिकाक परिवार क्या, केलिकाक एक सैनिक था और ये इसकी जो बीवी थी वो क्या थी, मंदबुद्धि की थी और जो दूसरी थी वो क्या थी, चरित्रहीन थी। तो दोनों से चले कम से कम 480 वंशजों में से कोई भी जो उसमें से केवल 2 या 30 वंशज ऐसे हुए जो क्या हुए थे, नॉर्मल हुए थे। बाकी सभी क्या, या तो वो क्या हो गए थे, मंद बुद्धि के हुए थे, या तो फिर क्या हो गए थे,
आपके चरित्रहीन हो गए थे। फिर अगला आता है आपका कि जीव परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो डगडेल महोदय ने जीव परिवार का अध्ययन किया था। जीव के एक मछुआरा था, और कैसा मछुआरा था ये, चरित्रहीन मछुआरा था, और भाग्य से इसकी पत्नी भी क्या हो गई, चरित्रहीन मिल गई। और इससे चले कम से कम 580 वंशजों में से कोई भी ऐसा वंशज नहीं था जो क्या हो, सामान्य रहा हो। सभी वंशज क्या थे, या तो चरित्रहीन थे या तो अपराधी प्रवृत्ति के थे। थैंक यू, धन्यवाद।